हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। हम आज चैप्टर 6 बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट हो गया है, जिसमें केमिस्ट्री ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में देखा जाए तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रोपिक, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशनरी सिस्टम देखेंगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस का जैव प्रक्रमण, जिसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बेसिक कंसेप्ट है, ह्यूमन जो भोजन प्राप्त करता है और उसके उपयोग जो करता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें एक कंसेप्ट रहता है रेस्पिरेशन का, जो भोजन का विघटन, मतलब भोजन का जो ब्रेकडाउन होता है ना भोजन का। जैसे हमारा भोजन जो होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, बिग मॉलिक्यूल्स। तो बिग मॉलिक्यूल्स जब टूट के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, उसी को तो कहते हैं विघटन। तो और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, यही तो होता है एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, एडीपी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ये सबका एक तरह से समरी दे रखा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब जब हम शरीर में भोजन लेते हैं वो विभिन्न ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसको। एक्सक्रीशन, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से बाहर निकल जाना। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पहला ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक तो सिंपल होता है ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा था, ये सब तो इंट्रो है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, एल्गी और सियानोबैक्टीरिया, क्या ये ऑटोट्रोप है? ऑटोट्रोप मतलब, ऑटोट्रोप को क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। तो क्वेश्चन यहां से आता है। प्लांट का तो हर किसी को पता है, एल्गी का भी जनरली पता होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसका नहीं पता। तो हाँ, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन को समझा रखा, और फिर चालू हो गए ऑटोट्रोपिक में, जिसमें मेक फूड, एग्जाम्पल एल्गी और सियानोबैक्टीरिया। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का खाना बनाते हैं। तो खुद का खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 और H2O यूज होता है, साथ में सनलाइट यूज होता है और क्लोरोफिल रहता है। ये चार होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आता। क्वेश्चन जनरली हमें पता होता है कि CO2 यूज होता है, H2O यूज होता है, सनलाइट यूज होता है, क्लोरोफिल। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन वी ह्यूमन यूज करते हैं, यही ऑक्सीजन वी ह्यूमन। नेक्स्ट इज, जो क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि खाना जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो यहीं पे बनता है। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं। नेक्स्ट इज हेटरोट्रोपिक। उससे पहले एक बार हिंदी में इसको कवर कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो मतलब यूज होता है, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब ये चार मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको एक तरह से केमिकल रिएक्शन में यूं आप देख सकते हैं कि CO2 प्लस H2O, ये ऐसे सनलाइट, साथ में क्लोरोफिल, ये C6H12O6 प्लस O2, ये ऐसे वाला रिएक्शन है। नेक्स्ट इज, होता कहाँ पे? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और उसी क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसी को इसलिए किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड बनता है। नेक्स्ट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो जीव दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं। जैसे पहला हो गया उसके अंदर सप्रोफिटिक। सप्रोफिटिक क्या होता है? जो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन करते हैं। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया, फंगाई या ईस्ट। दूसरे टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक किसको कहते हैं? इसका तो एक हिंदी में किसको कहते हैं? परपोषी। वो था स्वयं पोषी, ये है परपोषी। दूसरे वाले हो गए पैरासिटिक। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जीवित पोषक को होस्ट भोजन, मतलब ऐसा हो गया जीवित पोषक से भोजन प्राप्त करते। मान लीजिए हमारा पेड़ है, उसके ऊपर लिपट जाते हैं और वो उन्हीं को नुकसान करते हैं, उन्हीं के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके खुद अपने फले फूले बढ़ते रहते हैं। उसको
पैरासिटिक कहते हैं। जैसे अमरबेल होता है ना, कसकटा, अमरबेल, वो अमरबेल देखा है ना, येलो कलर का जो होता है, वो पेड़ की टहनियों पे ऐसे 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 लिपटा रहता है, और उन्हीं अमरबेल की जो छोटे 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 पैर होते हैं, एक तरह से सुई टाइप के, ये इनके जड़ों में घुस जाते हैं, इनके जो टहनियों पे घुस जाते हैं, और वहीं से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, धीरे धीरे इसको खराब कर देता है पेड़। नेक्स्ट इज टेप वॉर्म्स, ये भी पैरासिटिक है। थर्ड कंसेप्ट क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब पूर्ण ग्रही पोषण, भोजन का ग्रहण, पाचन और अवशोषण करते हैं। उदाहरण के लिए मतलब ये सब एक ही बॉडी में होता है, ऐसा होलोजोइक का मतलब ये हो गया। जैसे ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया। ह्यूमन भले ही मल्टी सेलुलर है और अमीबा भले ही सिंगल सेलुलर है, लेकिन सारे प्रक्रिया उसके बॉडी के अंदर होता है, बॉडी में ही होता है। नेक्स्ट इज अमीबा का भोजन ग्रहण किस तरीके से होता है? अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है? सूडोपीडिया मतलब कूटपाद, जो उसका पैर होता है ना, वो जैसे मान लिया अमीबा का ऐसा 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 शेप होता है, तो धीरे धीरे ना, जैसे मान लीजिए फूड है, तो धीरे धीरे अपना पैर को बढ़ाते 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 धीरे धीरे फूड को अपने अंदर ले लेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब अमीबा पूरे चारों तरफ से घिर जाएगा। जब इसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर ऐसे ही बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ देगा। तो इसको सूडोपीडिया या कूटपाद कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए मैं यही कह रहा था, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन और साथ में वाटर। ये ऑक्सीजन ह्यूमन हमारे फायदेमंद के लिए होता है। नेक्स्ट इज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कच्चा पदार्थ है, और एक ये कंसेप्ट है कि वायुमंडल से स्टोमाटा द्वारा प्रवेश करते हैं। जो क्या क्या प्रवेश करता है? जो हमारा CO2 है, ये CO2 है, ये किस माध्यम से हमारे प्लांट के अंदर आता है? स्टोमाटा, जिसको क्या कहते हैं? रंध्रों, उसके माध्यम से हमारे प्लांट के अंदर आता है। जो प्लांट का जो लीव्स होता है ना, प्लांट का जो लीव्स होता है, इस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सब इसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज वाटर में आ गया, ये जड़ों से मिट्टी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब मिट्टी से ये जड़ जो होता है ना पानी खींच लेता है। और सूर्य का प्रकाश तो पता ही है, क्लोरोफिल जो होता है वो अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना, किचन ऑफ द सेल अभी पढ़े थे, क्लोरोफिल, यहाँ ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल हरा कवक होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया था, यही मैं बता रहा था अभी। और ये ग्लूकोज बनता है उसके बाद, जो पौधों का भोजन एक तरह से बनता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, यही रंध्रों से बाहर निकलता है। रंध्र मतलब स्टोमाटा, STOMATA, स्टोमाटा से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन आता है, ये स्टोमाटा क्वेश्चन आता है इससे, पत्तियों के उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे, इसी से गैस का आगमन और आने जाने का काम होता है। वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। तो क्वेश्चन स्टोमाटा से आता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, दूसरा ट्रांसपिरेशन जो वाष्पीकरण है। नेक्स्ट, स्टोमाटा के अंदर क्या होता है? गार्ड सेल। स्टोमाटा जैसे मान लीजिए एक लीफ है, स्टोमाटा ऐसे 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 होता है, तो इसके अंदर छोटे छोटे ये जो होता है ना, इसको गार्ड सेल कहते हैं। रंध्रों को खुलने का बंद करता है, रंध्रों का जो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। मान लीजिए एनफ मटेरियल आ गया तो ये बंद हो जाएगा, कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो ये खुल जाएगा ताकि बाहर चले जाए, इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रकाश संश्लेषण की घटना है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल ये सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। दूसरे नंबर पे जो सनलाइट है उसका रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। फिर जो पानी है उसका विघटन, H2 प्लस अलग और CO2 अलग हो जाएगा, है, और CO2 नहीं, O2, और उसके साथ CO2 मिलके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उससे पहले एक बार हम यहाँ इंग्लिश में पूरा कवर कर लेते हैं। हेट्रोट्रोपिक में पहला सेप्रोफिटिक, जिसमें मशरूम, ईस्ट और फंगई। पैरासिटिक का कसकटा और टेपवर्म। होलोजोइक का ह्यूमंस और अमीबा का वो कंसेप्ट। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस का इसमें दे रखा है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। CO2 कहाँ से आया? CO2 स्टोमाटा से जाता है। H2O कहाँ से? सॉइल से। सनलाइट क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल। ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज बाय स्टोमाटा
टाइनी पोर्स ऑन लीफ, गैसेस एक्सचेंज में ट्रांसपिरेशन का, गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, गार्ड सेल का क्या काम है, स्टोमेटा का क्या काम है। उसके बाद इवेंट में सबसे पहले क्या होता है, लाइट ऑब्जॉर्ब होता है, फिर लाइट का केमिकल कन्वर्जन होता है, फिर मोलिक्यूल स्प्लिट होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे प्लांट का खत्म होता है। अब हम इसका एक पॉइंटर्स देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जैव प्रक्रमण पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन का काम है। क्लोरोफिल हरा कवक, रंध्र, मतलब जो हम अभी पढ़े थे ना उसी का एक तरह से समरी वर्जन दे रखा है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अब इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, पाथवे देखिए। ह्यूमन के अंदर फूड जाता तो जाता कैसे, सबसे पहले मुंह से ग्रास नली तक जाता है। ग्रास नली मतलब ईसोफेगस जो इंग्लिश में कहते हैं, OESOPHAGS, जिसको फूड पाइप या विंड पाइप, फूड पाइप जिसको कहते हैं। उसके बाद आम से पेट तक जाता है। पेट के बाद छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मलाशय जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रखा होता है, फिर गुदा एनस जहाँ से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब सबसे पहले माउथ में देखिए दांत होता है और लार होता है, सलाइवा और दांत। तो इसमें सबसे पहले लार का क्या, दांत का काम तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, वो तो नहीं पूछा था। लार का पूछा था कि ये जो सलाइवा है एक सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, जिसको टायलिन भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज या टायलिन, इसका काम क्या है, जो स्टार्च का पाचन है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। जो पाचन क्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं पेट में जाके। तो क्वेश्चन ये आता है कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन स्टमक, नहीं, वो हमारे मुंह जो यहीं से चालू हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रास नली, ईसोफेगस फूड पाइप। वहाँ पे क्या होता है, भोजन जो है वहाँ से, जैसे हमारा ये यहाँ पे जैसे मुंह हो गया, यहाँ से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पेट में जाता है ना, तो जो ये फूड पाइप है ये हो गया, फिर यहाँ से पेट में हमारा खाना जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस मतलब ये खाना जाता किस तरीके से, तो पेरिस्टियालिसिस यानी त्रमाकुंचन गति, तरंग जैसी पेशीय गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है, मतलब भोजन जो है इसे आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इसको अगर हिंदी में देखा जाए, सबसे पहले माउथ जिसमें सलाइवरी और सलाइवी अमाइलेज, ईसोफेगस जिसमें पेरिस्टियालिसिस, ये वाला कंसेप्ट है। ये फूड अंदर जाता कैसे है, उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टियालिसिस। फिर पेट में क्या होता है, पेट में HCl होता है और पेप्सिन। अब HCl जो होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये खाने को एसिडिक नेचर देता है, खाने को एसिडिक नेचर का बनाता है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और एब्जॉर्प्शन में भी जो विली होता है, विली क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे वो निकले होते हैं उभरा हुआ, इसको स्मॉल मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब छोटे छोटे उंगली जैसा कुछ निकला होता है, जिसके अंदर मटेरियल जाके एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन में कहा गया है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिकस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ बनता है। और हमारा रेक्टम या एनस में स्टोरेज और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलने का काम होता है। इसको छोटा करके, अब ये रहा पूरे प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले माउथ, तो सलाइवा, 3 तरह का सलेवरी ग्लैंड होता है। सलाइवा जो होता है वो 3 पेयर होता है, एक पेयर मुंह में होता है, एक पेयर पेट के पास, ऐसे अलग अलग जगह सलाइवरी अमाइलेज होता है। तो जो मुंह वाला सलाइवरी अमाइलेज है वो टाइलिन रिलीज करता है, उसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन। उसका मेन काम क्या है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, स्टार्च को, और डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ईसोफेगस, वो फूड को पेट तक पहुंचाता है बाय पेरिस्टियालिसिस, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। अब जैसे जो हमारा जो ईसोफेगस होता है वो खाने को धीरे धीरे नीचे करता रहता है, तो इसी प्रोसेस को पेरिस्टियालिसिस कहा गया। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक तो स्टमक जे शेप्ड का होता है, ऊपर से गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उसमें से HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। HCl का काम सिर्फ इतना है कि खाने को एसिडिक बनाता है,
ताकि जो माइक्रोब्स है वो मर जाए। अब पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और म्यूकस का काम है जो HCl रिलीज वो उससे पेट को बचा के रखा जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। फिर लीवर का क्या हुआ, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस जनरली गोल ब्लैडर में रखा होता है, लेकिन वो लीवर में जाके एंजाइम मतलब जूस सेक्रीट करता है, निकालता है, उसमें देता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसका सिर्फ इतना काम है कि जो फैट है उसको एमल्सिफाई करना, मतलब फैट को डाइजेस्ट करना एक तरह से। प्रोटीन का डाइजेशन तो पेट में होता है और फैट का डाइजेशन लीवर में। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है जिसमें ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लाइपेज। तो बचा हुआ प्रोटीन आगे जाके पेनक्रियाज में डाइजेस्ट होता है। मतलब प्रोसेस देख रहे हैं ना, ऊपर से लेके कुछ ना कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ बच रहा है, कुछ आगे डाइजेस्ट हो रहा है, फिर कुछ बच रहा है, कुछ आगे डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसे चल रहा है। प्रोटीन यहाँ पे भी पेप्सिन से भी डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है। कार्ब जो है वो अमाइलेज डाइजेस्ट करता है, और फैट जो है उसको लाइपेज डाइजेस्ट करता है। अब फैट देखिए, फैट यहाँ भी था, लीवर में भी इसका थोड़ा डाइजेशन था, साथ में पेनक्रियाज में भी था। इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, मतलब जोन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन या रीजन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये देखिए लिखा हुआ है ना, कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाया विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैं इसी की बात कर रहा था। जो हमारा इंटेस्टाइन कैसे होता है, इंटेस्टाइन ऐसे 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 होता है ना, छोटा छोटा, इसके ऊपर छोटा 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, जो हमारा भी खाना है वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, और रेक्टम में तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर किया जाता है, और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। तो क्वेश्चन इसमें से अगर देखा जाए, क्वेश्चन एक तो पूछता है कि डाइजेशन, दूसरा पेन से बताऊं, नहीं रहने दीजिए, मैं हिंदी वाले में अच्छे से बताता हूँ। नेक्स्ट है लीवर। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और विली लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है। डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, प्रोटीन पेट से स्टार्ट होता है, मतलब कार्ब से स्टार्च का डाइजेशन मुंह से होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन पेट से होता है। अब हम इसको हिंदी में एक बार कवर करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेते हुए। स्टमक जे आकार का होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl पेप्सिन और म्यूकस होता है। पेप्सिन प्रोटीन के लिए है, ये एसिडिक माहौल बनाने के लिए है, अम्लीय जो है, और म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए है। अब वही दे रखा है नीचे, HCl अम्लीय बनाना और रोगाणुओं को नष्ट करना, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, माने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। म्यूकस जो होता है भीतरी दीवार, पेट की जो भीतरी दीवार है उसको रक्षा करता है। लीवर आ गया नेक्स्ट। लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं, और ये 1.5 किलो का होता है लीवर हमारा। बाइल जूस सेक्रीट करता है, गोल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज होता है, जो गोल ब्लैडर से। नेक्स्ट इसका मेन कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन, माने फैट का डाइजेशन, फैट डाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आए कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, मुंह से, और उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, पेट से, स्टमक, और फैट का डाइजेशन लीवर से, ऐसे स्टार्ट कहाँ पे होता है। नेक्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस निकालता है जिसमें ट्रिप्सिन और अमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, और लाइपेज फैट के ऊपर काम करता है। अब छोटी आंत को भोजन का पूर्ण पाचन जगह भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लगभग 6 मीटर का होता है छोटी आंत। और छोटी आंत क्या रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है, इसको सुकस एंट्रिकस यानी आंत रस ये कहते हैं। तो इसका मेन कार्य क्या है, भोजन को पूर्ण पचाना और पौष्टिक तत्व का अवशोषण करना। अवशोषण कैसे, अवशोषण होता है विली लाइक प्रोजेक्शन से। विली मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, छोटे छोटे फिंगर की तरह बना होता है ना। नेक्स्ट इज छोटी आंत में उपस्थित अंगुली नुमा उभार, इसी को विली कहा गया है। इसका कार्य क्या होता है, अवशोषण हेतु क्षेत्रफल बढ़ा देता। मान लीजिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे, अब इसी के ऊपर छोटे 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 पार्टिकल हो जाएगा तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना एरिया, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये वाला कंसेप्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन जल का और सॉल्ट नमक का अवशोषण,
और रेक्टम में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रखा रहता है और एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है कि लीवर सबसे बड़ा है, पित्तरस यकृत द्वारा निर्मित, पित्तरस का संग्रह, पित्ताशय कार्बोहाइड्रेट, मुंह से, प्रोटीन पेट से, वसा छोटी आंत से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। छोटी आंत को क्या कहते हैं, विली क्या होता है, और ये रमाकुंचन ग्रसी पेरिस्टियोलिसिस जो कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज इंग्लिश में भी दे रखा है, डाइजेशन, एंजाइम, प्रोटीन, लार्जेस्ट ग्लैंड, बाइल स्टोर्ड, लाइपेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सब दे रखा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारा, रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, मानव श्वसन तंत्र, ये वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले रेस्पिरेशन के देखते क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो फूड है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हमारे बॉडी में C6H12O6 है, इसका ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना, यही होता है ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऐड होना, तो इसी को कहा गया। और इसके थ्रू क्या बनता है, इसके थ्रू एनर्जी बनता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है। ये रहा एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को कहते हैं एडिनो ट्रायोफॉस्फेट। आगे तो बता सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहते हैं। किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। एटीपी का नया नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या ऊर्जा मुद्रा ऑफ द कोशिका, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, नहीं उल्टा बोल दिया, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता। ये क्या है, वायवीय ऑक्सीजन, नाम से ही समझ आ रहा है वायु होता है, ऑक्सीजन आवश्यक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। इसमें एटीपी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलेगा। और ये होता कहाँ है, तो जो अभी क्वेश्चन था ना, वाई क्या लिखा हुआ है, वायवीय एरोबिक या वायवीय रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में दे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम, दिमाग ऐसे घूम जाएगा। पूर्ण ऑक्सीकरण, पूरा मतलब उसका जो ऑक्सीडाइजिंग होता है, पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त होता है अच्छे से, एटीपी का फॉर्म में। एनारोबिक में क्या होता है, आप देखिए एनारोबिक में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम होता है। जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब ये भी एक कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आगे क्या कंसेप्ट पूछा जाएगा कि ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए ग्लूकोज अगर CO2 में और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, ग्लूकोज अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है प्लस एनर्जी में तो क्या है, और ग्लूकोज आगे लैक्टिक एसिड एक और है उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो किस कंडीशन में, ये सब भी है। अब मानव मांसपेशी में क्या होता है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एटीपी पूर्ण ऑक्सीकरण और कम ऊर्जा प्राप्त होता है। अब उसके केस में जब ऑक्सीजन अच्छे से ना हो मसल में, एटीपी तो रिलीज होता है लेकिन ऊर्जा कम होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। अत्यधिक व्यायाम करने पे ऑक्सीजन की कमी के कारण, मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में उसी रेट पे आ रहा होता है, लेकिन हमें जब एक्सरसाइज करते रहे हमें डिमांड, हमें फील होता है कि और ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे सांस लेते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन तो कर रहा होता है लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं, ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन में, तो इसलिए वो लैक्टिक एसिड बना लेता है और फिर बाद में हमारे शरीर उसी से दर्द होता है, क्रैम्प आते हैं, वो सब उसी लैक्टिक एसिड के कारण, तो मांसपेशी में दर्द और थकान। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वापस उस टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे। ये देखिए, अगर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना रहा है, इसका मतलब ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर अल्कोहल प्लस ये बना रहा है तो एनारोबिक, और ये भी लैक्टिक एनारोबिक। अब क्वेश्चन तो ठीक है, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है। तो इसका तो हमने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया।
इसका हमने बता दिया ईस्ट, और इसका हो जाएगा मसल, मांसपेशियां। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आता है और कहीं से नहीं आता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है। सबसे पहले नाक से नासिक गुहा, सबसे पहले नोज होता है, फिर उसके अंदर नोस्ट्रिल होता है, जो नाक के अंदर जो हमारा पैसेज होता है, वहाँ से ग्रासनी, वहाँ से नीचे जाता है जो हमारा विंड पाइप है, फिर स्वर यंत्र, यहाँ वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ से पास होके श्वास नली से होते हुए कहाँ तक जाता है, श्वसनी, श्वसिकाए और एल्वोली, मतलब वो लंग्स के थ्रू, जो भी यहाँ डायफ्राम बना होता है ना, ऐसे हड्डी का ढांचा जो बना होता है डायफ्राम, ये सब के थ्रू, ये इसका बीच में एल्वोली बना होता है, लंग्स में एल्वोली, वहाँ चला जाता है। अब हम इसको एक बार इधर से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी का ब्रेकडाउन, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसमें एब्सेंस और प्रेजेंस, एब्सेंस में भी दो कंसीज है, ईस्ट और मसल, और इसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक एक करके बता चुका हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेल, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ईस्ट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नोस्ट्रिल, नाक आता है, फिर नेसल कैविटी। अब नोस्ट्रिल का काम क्या है, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। नोस्ट्रिल में क्या होता है, हवा अंदर जाता है, पेन चेंज कर लेता हूँ जरा, हाँ, नोस्ट्रिल में हवा अंदर जाता है और हवा फिल्टर होता है, जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, हेयर, उससे हवा फिल्टर होकर अंदर जाता है। फिर नेसल कैविटी में क्या होता है, फिल्टर होता है और फिर हवा अंदर जाता है। नेक्स्ट फार्नेक्स और लार्नेक्स। फार्नेक्स में क्या होता है, हवा का पैसेज एक तरह से, और लार्नेक्स वॉइस बॉक्स है, दोनों एक ही जगह होता है। नेक्स्ट ट्रैकिया, विंड पाइप, वहाँ से हवा सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब जो विंड पाइप होता है वो कहाँ जाके कनेक्ट होता है, वो सी शेप्ड कार्टिलेज में जाकर कनेक्ट होता है। बनाया था ना ये वाला डायग्राम, जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। सी शेप्ड होता है, उसके अंदर हड्डी वड्डी होते हैं, ताकि सांस लेते वक्त या सांस छोड़ते वक्त ये कोलैप्स ना करे। जैसे एक बलून, मान लीजिए एक बलून है, बलून में क्या होता है, जब हवा छोड़ती है तो कैसे वो एकदम सिटक के एकदम छोटा सा बन जाता है। तो अगर फेफड़े के साथ भी यही होने लग जाए तो फेफड़ा खत्म ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ हड्डी का ढांचा बना होता है ताकि फेफड़े को कोलैप्स नहीं होने देता है। नेक्स्ट उसके अंदर ब्रोंक्वाई होता है। ब्रोंक्वाई क्या होता है, जैसे छोटे छोटे ऐसे बना होता है, ऐसे छोटे छोटे वैसे गुब्बारे जैसा बना होता है, उसमें एयर जाके एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट लंग्स, और लंग्स साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एल्वोली, ब्रोंक्वाई के आगे अंदर एल्वोली होता है। नेक्स्ट डायफ्राम और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट, जो हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके अंदर आयरन होता है, वो होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या आयरन कम हो जाए तो हमें एनीमिया की बीमारी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा इसी कंसेप्ट को इसे हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा था नाक। नाक का काम क्या है, वायु को छानना, वायु को नम बनाना और वायु को गर्म करना। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया का काम क्या होता है, सी आकार का जो उपस्थित वली होता है, जो भी डायग्राम में बताया था, ये वाला, इसी की बात कर रहा हूँ, सी आकार का होता है। ये फेफड़े, वायु को फेफड़े तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स का क्या काम है, तो दो लंग्स होते हैं हमारे पास, उसका मेन कार्य है गैस का एक्सचेंज, और उसके बाद एल्वोली आता है। एल्वोली का होता है फेफड़े में उपस्थित सूक्ष्म वायु थैलियाँ, जो छोटे छोटे एयर का जो बैग होता है ना, उसी को एल्वोली कहा गया है। अत्यंत पतली दीवार होती है, रक्त कोशिकाओं से घिरी होती है, और विशाल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो एरिया मतलब जैसे मान लिया हमारा लंग्स है, लंग्स का एरिया बढ़ा देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जा सके। जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन केस में पढ़ रहे थे ना, कि विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो जो ये छोटे छोटे होते हैं ना, इसका मेन काम यही होता है कि एरिया बढ़ा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, मतलब एफिशिएंसी बढ़े। ऑक्सीजन के रक्त का विसरण, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, और रक्त जो होता है वो बाहर आता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। गैसियस का एक्सचेंज, गैसियस विनिमय। अब नेक्स्ट फेफड़ा। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो रक्त में जाके मिलता है, ब्लड में। फिर CO2 होता है, वो भी रक्त से बाहर जाता है। और नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो वो RBC जो सेल होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मेन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है
ऑक्सीग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब कम हो जाए उस केस में क्या होता है, एक बीमारी है, ये जो हीमोग्लोबिन का कम होने से तो एनीमिया होता है, वो तो मैं बता चुका हूँ एनीमिया। लेकिन ये जो ऑक्सीग्लोबिन है, इसे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का जो ऐड होना, तो HbO2 बनता है, फिर ये HbO2 एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ फिर ऑक्सीजन अलग होके अपन आगे पहुँच जाता है। ऐसे होता है काम। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन सीधा निकल गया, ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से मिलता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण होता है, फिर आगे जाता है। शोषण और दहन में अंतर। अब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, तो ये तो अगला कंसेप्ट है, यहाँ तक पहले पहुँचते फिर करते। शोषण होता है सांस लेना और दहन होता है कंबस्शन। तो शोषण जैविक प्रक्रिया, धीरे धीरे एनर्जी बनता है, कोशिकाओं में होती है, और दहन अजैविक प्रक्रिया, तेजी से होता है, उष्मा और प्रकाश बिजली बनता है, कोशिका से बाहर होता है ये। नेक्स्ट आप शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, एटीपी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड, एल्वोलाई का काम, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। ये वन लाइनर इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब मतलब अच्छे से बना रखा है, बस पढ़ना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसका मेन कंसेप्ट क्या है। अब ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का मेन काम है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ ह्यूमन के हार्ट में डबल सर्कुलेशन, मतलब 2 बार ब्लड जाता है, ठीक है। अब हार्ट में भी सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका काम क्या है, इस सबसे पहले एक पल्मोनरी आता है, पल्मोनरी हमारी नसें है, इसको जूम करके पढ़ते हैं। हाँ, जो नसें है पल्मोनरी, वो हार्ट से लंग्स और हार्ट से मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करता है। मतलब हार्ट जो होता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पल्मोनरी को देता है, पल्मोनरी उसको लंग्स में और अदर बॉडी पार्ट्स में देता है। वहीं पे एक कंसेप्ट है सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या होता है, हार्ट जो है उसको बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजता है, उसमें बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो जो हमारा ब्लड आया वो 2 बार आया, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है। अब हम इसको, ये जो पूरा कंसेप्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक एक पार्ट है, इसको समझने से पहले एक बार यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन और अदर पदार्थ का परिवहन। इसमें सबसे पहला है हार्ट, दूसरा ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल। अब इसमें ब्लड वेसल, अब पहला आ गया ब्लड। अब ब्लड क्या है, जो इधर यहाँ पे है, कहाँ गया ब्लड वाला, ये पूरा ब्लड का ही है, यहाँ से जो नीचे दे रखा है ना यहाँ तक, ये पूरा ब्लड का है। तब ब्लड में क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तरल संयोजी उत्तक। उत्तक तो पता है, टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, वैसे अगले चैप्टर में टिश्यू पढ़ेंगे और शायद पढ़ भी रखे। टिश्यू होता है जब सेल का ग्रुप जो एक जैसा फंक्शन करे, एक जैसा काम करे, उसको टिश्यू कहते हैं। उस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। और यही जब कनेक्शन का काम करे तो उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और फ्लूइड मतलब तरल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ब्लड क्या है, ब्लड फ्लूइड के फॉर्म में है, तरल है, साथ में एक जगह दूसरी जगह कनेक्ट होता है। और टिश्यू मतलब जितने भी ब्लड का सेल है वो सब एक ही काम करते हैं, इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। अभी जो बताया था, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। अब एक एक का काम देखते हैं। पहले सबसे पहला काम है प्लाज्मा का। प्लाज्मा में लगभग 55% जो हमारा ब्लड है, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे प्लाज्मा कितना % बॉडी कवर करता है, या फिर कितना % ब्लड, या फिर 50% से ज़्यादा कवर करते हैं, 50% कम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लाज्मा काम क्या है, भोजन का परिवहन, भोजन को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, हॉर्मोन्स को एक जगह दूसरी पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी का मेन काम है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करना और ऑक्सीकरण, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाया था अभी, उसके साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और आरबीसी में एक अस्थि मज्जा, बोन मैरो भी होता है।
बोन मैरो मतलब उसके अंदर होता है, उसमें उसकी मदद से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट चीज़, लगभग हमारा आरबीसी 120 दिन तक, एक आरबीसी जो भी 120 दिन तक रहता है, और श्वेत कोशिका, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आ गया। डब्ल्यूबीसी में जनरली सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जो हमारा इम्यूनिटी है। एक 9th क्लास के एक चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, क्या CD4 सेल, जिसपे HIV एड्स अटैक करता है, तो ये CD4 सेल वाइट ब्लड सेल में ही तो होता है, ये वाला कंसेप्ट। इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा मतलब रक्षा करता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया तो ब्लड निकले जा रहा है, एक टाइम बाद, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट होता है ना, वो देखता रहे चोट लग गया, फटाक जाओ ब्लड का थक्का बनाओ, रोको ब्लड को, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इंसान मरे जाएगा इधर, तो उसको रोकता है। महत्व क्या है? अत्यधिक ब्लड फ्लो को रोकता है, रक्त स्राव। अब नेक्स्ट हार्ट। अब उससे पहले एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लड वाले को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ट्रांसपोर्ट मीडियम टू ऑल सब्सटेंस, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर आयरन होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है कहाँ पे? रेड बोन मैरो में, एक बोन मैरो दूसरे बोन मैरो में। डेफिशिएंसी हुआ तो अनीमिया होगा। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ब्लड डिफेंस और इम्यूनिटी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में है, ब्लड फ्लो रोकता है। अब नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट 4 चैम्बर हार्ट है, साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और लंग्स के बीच में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन प्रॉपर आएगा हार्ट के ऊपर, कि हार्ट जो है वो, उसका जो मतलब स्थिति है वो कहाँ पे होता है, तो वो थोराइक कैविटी में हार्ट प्रेजेंट है, दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट रहता है। वक्ष गुहा, यहाँ पे हार्ट का मतलब लोकेशन है एक तरह से, मुट्ठी के आकार का होता है, मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, और चार चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन सा है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर जो सबसे मोटी भित्ति, जो हार्ट का भित्ति होता है, जो उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं उसको, पाइप सिस्टम जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे मोटी भित्ति का नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। अब रक्त पंप कर रहा है तो इसका मतलब रक्त प्रेशराइज होगा, तो रक्त हमारे हार्ट में आता है लेफ्ट आर्ट्रिकल से, और फिर वो नीचे से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से प्रेशराइज होकर बाहर निकलता है। तो ये जो है ना, ये वाला ये मोटा होता है, ये वही लिखा हुआ ऊपर कि सबसे मोटी भित्ति। और डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। रक्त एक चक्र में हृदय में 2 बार गुजरता है। अब नेक्स्ट, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन बांट रखा। जो हमारा डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन का नाम पूछ लेते कभी कभार, तो एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन माने फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा शारीरिक परिसंचरण। अब एक एक करके देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होता है? हार्ट के अंदर ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर हार्ट में आता है। ये वाला जो हार्ट और लंग्स और हार्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है, उसको पल्मोनरी कहा गया, जिसमें रक्त का मेन ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। अब जब शारीरिक की बात की जाए तो हार्ट से बॉडी में जाता है, और बॉडी से फिर, एक मिनट नीचे हो जा, हाँ, बॉडी से फिर हार्ट में, फिर बॉडी में। तो ये वाला आपको नहीं लग रहा, आपको पढ़ने मात्र से नहीं लग रहा कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, फिर कहाँ से पूछेगा? सीधा पूछ देगा फुफ्फुसीय परिसंचरण किसके किसके बीच में होता है, या ऑप्शन दे देगा हार्ट से बॉडी के बीच में होता है। नहीं, हार्ट से लंग्स के बीच में होता है, और जो बॉडी के बीच में होता है उसको शारीरिक परिसंचरण, सिस्टमिक, नाम समझ आ रहा है, शारीरिक सिस्टमिक, तो ऑब्वियसली ऐसे जाएगा। शरीर को ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होता है? आर्टरी क्या होता है? ये सब इसका पार्ट है। अब आर्टरी का पार्ट देखिए, आर्टरी का पार्ट क्या है? हृदय, रक्त को हृदय से बाहर ले जाता है, वो आर्टरी का काम है। जो रक्त है
इस तरफ रक्त, जैसे मान लीजिए इधर लेफ्ट इससे आता है रक्त और नीचे से बाहर जाता है ना, तो यहाँ से ये आर्टरी का काम है रक्त को हृदय से बाहर ले जाना। ये भी मोटी भित्ति होता है क्योंकि उच्च दबाव होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो जो हमारा ये है, कहाँ गया, आर्टरी, धमनी, इसको यहां से देखे जाए, डबल सर्कुलेशन है, वो फिर से उसको कवर करेंगे। पहले डबल सर्कुलेशन देख लिया हमने। और सेप्टम, सेप्टम क्या होता है, मस्कुलर वॉल डिवाइडिंग लेफ्ट एंड राइट। जो ये लेफ्ट और राइट को जो सेपरेट कर रहा है ना, ये जो दीवार है, इसको सेप्टम कहा गया है। ताकि मिक्सिंग, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड होता है, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 O2 मिला होता है, तो इन दोनों को मिक्स ना हो, इसलिए सेप्टम होता है, सेप्टम क्वेश्चन। अब आर्टरी वेन्स को एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, मतलब हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ये जनरली मोटा होता है क्योंकि हाई प्रेशर झेलता है। इसके अंदर वाल्व्स नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का। अब इसके अंदर ब्लड आया नीचे गया और यहाँ से जो निकला, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ ब्लड है। ये बाहर अंदर आया, प्रेशराइज होकर बाहर जाएगा। तो ये जो काम करेगा ये आर्टरी करेगा, आर्टरी, जिसको धमनी कहा गया है। तो धमनी जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन और दूसरा, हाँ, अब ये जो कि प्रेशराइज्ड है, तो ये जो है, दूसरे कलर से करता हूँ, हाँ, ये प्रेशराइज्ड है, तो ये मतलब थिक होगा, मोटा होगा, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड ब्लड को ले जा रहा है ना, प्रेशर वाले ब्लड को ले जा रहा है, तो मोटा होगा तभी ना आराम से, नहीं तो फट ही जाएगा ना प्रेशराइज। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, इस पल्मोन आर्टरी में एक्सेप्शन क्या है। एक आर्टरी है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा खून है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, उसको कैरी करता है। ठीक है, अब हम फिर से दोबारा चलते हैं। ये हमारा हो गया मोटी भित्ति, उच्च दबाव। और नेक्स्ट है, इसी में अगर हम 4 चैम्बर में देखा जाए, तो इधर से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध ब्लड, नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर जो उठेगा इसको कहते हैं वेन। ये वेन के थ्रू जाता है, शीरा। ठीक है, रक्त को हृदय की ओर लाती है और पतली भित्ति होती है, क्योंकि इसमें कोई प्रेशराइज नहीं होता, लेकिन हाँ वॉल्व होता है। अब इसमें एक ये भी कंसेप्ट है कि इन दोनों के बीच में कोई वॉल्व नहीं होता, कोई सेफ्टी मेजर नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, नो वाल्व। लेकिन वाल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि ये प्रेशराइज्ड लेके जाता है ना ऊपर। अब इसमें कोई प्रेशर सिस्टम नहीं है, तो यहाँ वॉल्व होता है, यहाँ पे वॉल्व होता है। कहाँ गया, ये देखिए लिखा है ना, वाल्व उपस्थित, CO2 युक्त, इसमें CO2 होता है मेन। ये हो गया हमारा दोनों। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ नहीं लिखा है क्या, एक्सेप्शन है, बताता हूँ एक्सेप्शन। उससे पहले वेन देख लेते हैं। वेन जो है वो ब्लड को हार्ट में लाता है, थिन वॉल्स है, हैव वॉल्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। अब हमने वेन तो पढ़ लिया कि वेन जो है, जो शीरा है, वो CO2 वाला को करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड को ट्रांसफर करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन या ट्रिक, इसको याद इस तरह का रखना है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड, माने CO2। आर्टरी को बोला गया धमनी और वेन को बोला गया शीरा। अब इसमें ट्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक आप इस तरह का याद रख लीजिए, जो मतलब वेन ऐसे इंग्लिश में अगर देखा जाए, इंग्लिश वालों को समझ में आएगा। वेन जनरली व्यर्थ को कहते हैं, व्यर्थ मतलब हमारा काम, व्यर्थ को एक तरह से वेन बोला जाता है, मतलब वेन ये वाला स्पेलिंग नहीं, थोड़ा अलग। तो अब CO2 का ब्लड जो वो व्यर्थ हमारे बॉडी में, तो इसलिए हम वेन वाला जो होगा उससे व्यर्थ जाएगा, और दूसरा वाला ऑक्सीजनेटेड होगा उसे ये जाएगा। नेक्स्ट है, बाकी पहचानने का तरीका तो अपने शरीर में देखा होगा ना, कभी कभार नीला खून, तो नीला खून ये होता है, और रेड ब्लड ये ऑक्सीजन वाला होता है।
हमारा ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम आर्टरी पे चलते हैं, कैपिलरी पे चलते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी मतलब कोशिका। कैपिलरी कोशिका अत्यंत पतली भित्ति होती है, एक कोशिका मोटी भी होती है उसके अंदर। अब इसका मेन कारण क्या है? पदार्थ का आदान प्रदान। मतलब ये जो हमारा हार्ट से जो आर्टरी है वो लेके गया, आर्टरी पूरे बॉडी पार्ट तक तो नहीं पहुंच पाएगा, वो ज़्यादा मान लीजिए क्या कहते हैं उसका, ब्रेन तक पहुंच गया, मान लीजिए ब्रेन तक पहुंच गया। अब ब्रेन के अंदर छोटे 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 पार्ट्स है, तो वहाँ पे एक कैपिलरी जुड़ा होता है, यही कैपिलरी जुड़ा होता है। तो कैपिलरी का मेन काम क्या है? जो भी मटेरियल है उसको एकदम क्या कहते हैं लास्ट माइल तक पहुंचाना, एकदम लास्ट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना। जिसमें इसका एक अलग इसमें एक और पार्ट आता है लिम्फ। लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ जनरली रंगहीन द्रव्य होता है जो उत्तक के बीच पाया जाता है। मतलब जो टिश्यू होता है ना, एक टिश्यू और दूसरा टिश्यू उसके बीच में पाया जाता है। तो इस बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वो लिम्फ का काम है। कलरलेस होता है, ध्यान रखिए। और ये जनरली फैट को ट्रांसफर करता है, फैट को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करता है। इंग्लिश में देखा जाए तो हाँ, कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। बताया था ना कि ब्लड तो एक जगह तक पहुंचा देगा, वहां से टिश्यू में कहाँ जाएगा? टिश्यू तक जाएगा कैपिलरी, और टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जाएगा लिम्फ। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ 120 mm/80, इसको नॉर्मल बोला गया, जिसमें 120 को हाई और इसको लो का बोला जाता है ब्लड प्रेशर नापने का। और इसको मेजर करा जाता है स्पाइगमोमैनोमीटर से, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है जो हम पढ़ चुके हैं, वही सब दे रखा है, इसको बस आपको रिवीजन करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से पहले नोट्स आपको पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या, तब भी एक तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लियर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नोट्स और वीडियो देखना ज़रूरी है। ये पूरा हम कर रखे हैं। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है? अब प्लांट्स में ना बस दो चीज़ याद रखना, इधर उधर की बातें सब छोड़ना है। एक होता है जाइलम, इसमें तो ग्रीन कलर ही आ गया, कलर चेंज करो, गुड। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, बस ये दो चीज़ याद रखना है। जाइलम का मेन काम क्या है? लिक्विड जो वाटर और मिनरल्स है, जूम करो जरा एक बार, ठीक है, वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करना, और वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में, रूट से लीव्स तक। ऐसा नहीं है लीव्स से रूट तक भी जा रहा है, नहीं, यूनी डायरेक्शनल इसको कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल। इसका डायरेक्शन हमेशा रूट से लेके स्टेम तक होगा या रूट से लेके लीव्स तक होगा, ऊपर की तरफ। कंपोनेंट इसमें क्या है? कंपोनेंट पूछते हैं जाइलम का कंपोनेंट कौन सा? एक होता है ट्रैकिड्स, एक होता है वेसल्स, एक होता है जाइलम फाइबर। ये तीन कंपोनेंट है जाइलम का। और प्रोसेस किस तरीके से होता है? ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। मान लीजिए हमारा लीव्स है, लीव्स में वो खत्म हो गया पानी वानी, तो वो यहाँ से मतलब एक तरह से गैप बन जाएगा, तो नीचे से वो गैप पूरा करने के लिए वाटर ऊपर जाएगा, ये वाला ट्रांसपिरेशन पुल। और इसको मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तीन टाइप है, ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम का मेन काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। जो ग्लूकोज और सुक्रोज होता है वो लीव से रूट तक, और ये दोनों डायरेक्शन होता है, लीव से रूट तक भी, लीव से ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, मतलब हर तरफ होता है। बाई डायरेक्शनल बोले, मल्टी डायरेक्शन बोले। कंपोनेंट इसके कौन कौन से? इसके दो कंपोनेंट है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब इसके प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, उसके प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन में लॉस्ट ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। अब इसी में नेक्स्ट देखा जाए हिंदी में तो सबसे पहला आ गया जाइलम। जाइलम नहीं लिखा हुआ है, खनिज, भोजन, वस्कुलर टिश्यू। अच्छा, ये जो जाइलम है या फ्लोएम है, ये एक तरह से वस्कुलर टिश्यू है, संवहन उत्तक, वस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर पहला आ गया जाइलम। जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज, दिशा एक दिशा होगा पत्तियों से,
उसके बाद इसके तीन उसके टाइप है इसका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप है, एक ट्रैकिड, एक वेसल, एक जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। अब जो हिंदी में है यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, इसको एक बार फिर से मैं करेक्ट कर लूँ। ये बुक में, एनसीईआरटी के बुक में 3 ही लिखा हुआ है। एक है ट्रैकिड, TRACHEIDS। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला ये देख रहा है तो कृपया ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। वेसल्स, जाइलम, ये रहा जाइलम पैरेनकाइमा, और एक है जाइलम फाइबर। तो 3 चीज लिखा हुआ था, बस खाली एक नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे मेन है मल्टी डायरेक्शनल, दुई दिशा। इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन, फोलम पैरेनकाइमा, फोलम फाइबर। तो ये भी इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐड ऑन कर लीजिए। एक कहता है सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। अब इसमें अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो 10th में नहीं दे रखा। जो ये फोलम फाइबर है ना, ये डेड सेल से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, बाकी 3 तो लिविंग सेल से हैं। डेड सेल भी कहाँ होता है, ये जो स्टेम होता है ना, ये खाल जो देखा है, जो ब्राउन कलर का पेड़ के अंदर जो ये वाला यहाँ जो खाल होता है ब्राउन कलर का, जो सूखा होता है डेड सेल, वो इससे बना होता है, फ्लोएम फाइबर से। जो भी मटेरियल सूख जाता है, डेड हो जाता है, वो यहाँ आके चिपक जाता है। ये वाला कंसेप्ट है। तो इसमें डेड सेल से एक है। और जो हम जाइलम वाला पढ़ रहे थे, वहाँ पे डेड सेल से ये जो पैरेनकाइमा है, ये लिविंग सेल है। बाकी ये तीनों, ये डेड सेल से बना होता है। तो ये नोट्स में ऐड ऑन नहीं है, कृपया अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा, तो बाद में मत बोलना कि मेरे नोट्स में ऐड नहीं था। नोट्स में भले ही ऐड नहीं है, मैंने वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो हमारा लीव्स होता है, लीव्स के थ्रू ये ऊपर मतलब वाटर भाप बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये स्टोमाटा के थ्रू होता है, पौधों को ठंडा रखता है। क्योंकि जहाँ देखो इवोपोरेशन मैं बताया था, ये कौन सा चैप्टर था, ये 9th क्लास का एक चैप्टर में बताया था कि इवोपोरेशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ इवोपोरेशन में क्या होता है, बेसिकली आसपास की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है और वो इवोपोरेट होकर उड़ जाता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इधर का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें ठंडा लगता है, ठंडा। तो यही पौधों को ठंडा बनाए रखता है, इसलिए इवोपोरेशन जरूरी है। जल और खनिज ऊपर उठता है ट्रांसपिरेशन पूल से, जाइलम वाला कंसेप्ट है ये। जल का अवशोषण होता है, रूट हेयर से जल ऊपर जाता है मिट्टी से। नेक्स्ट इज जाइलम का फ्लोएम का एग्जाम्पल। और यहाँ पे वो डेड सेल वाला एक बार दोबारा रिवाइज हो जाना चाहिए कि एक तरफ सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड सेल होता है, और दूसरी तरफ फ्लोएम फाइबर डेड सेल होता है, बाकी तीनों लिविंग सेल होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन का कंसेप्ट। अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन का एक्सक्रीशन का जो मेजर केमिकल वेस्ट है, उस केमिकल नाम उसको यूरिया कहते हैं। जो ह्यूमन का वेस्ट होता है वो यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सक्रीशन यूरिया और यूरिया अम्ल होता है। यूरिक एसिड, जो ये यूरिक एसिड है ना, ये है, और ये यूरिया है, ये 2 होता है। और उसके साथ साथ जल और CO2 तो होता ही है। जल ये स्वेटिंग के फॉर्म में निकलता है, CO2 ये रेस्पिरेशन के फॉर्म में। तो कभी भी पूछे कि एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशनरी जो कंपोनेंट है, उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीशनरी कंपोनेंट है, उसको आप सिर्फ यही 2 तक सीमित मत रखिए। जनरली यही 2 पता होता है, और ये 2 भी है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो जल होता है, पानी होता है, वो स्वेटिंग पसीने के फॉर्म में निकलता है, और जो हम सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी तो एक्सक्रीशनरी ही हुआ। तो पूरे याद रखना है, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर का 2 याद रख लेना, बाकी हटा देना है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशनरी सिस्टम। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आया कि ह्यूमन एक्सक्रीशनरी सिस्टम में कौन सा है, तो फिर वो यूरिक और यूरिया आएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी का पूछ दे तो चारों आएगा। अब इसके अंदर एक आता है किडनी, वृक्क, यूट्रस मूत्र वाहिनी,
यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय और यूरेथ्रा। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का सिर्फ इतना काम है, दो पेयर में होता है किडनी, वो बीम के शेप में, जो राजमा के शेप में किडनी होता है। इसका मेन काम ये है कि ये फिल्टर करता है, वेस्ट को फिल्टर करता है, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करता है, फूड को मटेरियल को अलग करता है, जो एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए उसको अलग करता है। अब इसमें सबसे मेन काम कौन करता है? मेन काम करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या आता है? यही सेम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना, वहाँ जो विल्ली का काम था, जो हम लंग्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो एल्वोलाई का काम था, वही काम किडनी में नेफ्रॉन का है। अब आपका दिमाग खुल गया होगा कि ये मतलब इसका मतलब ऐसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स है। मैं बताता हूँ नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रॉन्स के भाग। अब नेफ्रॉन्स ऐसे, जो किडनी होता है ना उसके अंदर ऐसे छोटे ऐसे तार जैसा बिछा होता है। ये क्या करता है? वही एब्जॉर्ब करने में हेल्प होता है। इसमें एक पार्ट है बोमेन कैप्सूल, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है ग्लोमरस, तीसरा पार्ट है ट्यूबुल, ग्लोमेरुलस ट्यूबुल। तो ये पूछा जाता है बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। अगर उससे भी अंदर दिया गया तो नेफ्रॉन का पार्ट है। ग्लोमरस किसका पार्ट है? ट्यूबुल किसका पार्ट है? अब इसमें सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो ग्लोमरस होता है वहाँ होता है, जो ये वाला कंसेप्ट, ये वाला है, ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं रीजन ऑफ फिल्ट्रेशन, जो छानने का प्रक्रिया होता है, निस्यंदन जो छानने का, वो यहाँ होता है। फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त में लौटते हैं और उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन क्या है? श्वसन। सिक्रीशन मतलब जो एंजाइम दोबारा सिक्रीट होता है, मतलब ब्लड में आता है, डालना। अतिरिक्त अवशिष्ट पदार्थ नलिका में छोड़ जाते हैं। उसके बाद अब ये हो गया वेस्ट, मूत्र, जो उसमें 95% जल और 5% यूरिया, लवण, ये सब नहीं पूछा जाता। आर्टिफिशियल किडनी का कंसेप्ट है, इसमें अगर किडनी फेल हो गया तो डायलिसिस के थ्रू, तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट, पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन, उससे पहले एक बार यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। किडनी दो तरीके का होता है, राजमा शेप का होता है, फिल्टर करता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट रिमूव करता है। नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहते हैं, इसको फिल्टरिंग यूनिट भी कहते हैं। ग्लोमरस होता है जहाँ साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यही मैं कह रहा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये बोमन कैप्सूल के अंदर होता है। बोमन कैप्सूल ना एक कटोरी जैसा होता है, उसके अंदर फिल्टर होता है। नेक्स्ट इज बोमन कैप्सूल, कप शेप, कटोरी शेप का होता है, ये फिल्ट्रेट, जो ग्लोमरस जो फिल्टर करता है ना उस वेस्ट को अपने पास रखता है। फिर यूरिन फॉर्मेशन, जो फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर सिक्रेशन, इससे यूरिन बनता है, यूरिन पाथवे, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा और आउटसाइड निकल जाता है। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है प्लांट में। प्लांट का इंग्लिश मीडियम में नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ से एक बार देख लेना है। प्लांट रेजिन के फॉर्म में, जो रेजिन है उसके फॉर्म में, या गोंद के फॉर्म में, या लेटेक्स के फॉर्म में वेस्ट रिलीज करता है। तो उसके ह्यूमन का वेस्ट 4 तरीके से है, यूरिया, यूरिक एसिड, पसीना और वाटर, CO2। लेकिन प्लांट का 3 तरीके से, रेजिन, गम और लेटेक्स। अब उत्सर्जन के तरीके, पत्तियों का गिरना, छाल के माध्यम से, जो बताया था ना, क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर, ये वाला कंसेप्ट भी बताया था ना, वो वाला है, और रंध्रों के माध्यम से गैस का निकलना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर, नेफ्रॉन्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन में, आर्टिफिशियल किडनी, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, उसके बाद रूट हेयर, यूरिया, ये सब पढ़ चुके, और ये उसी को दोबारा से लिख रखा है। तो हमारा लगभग चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो ये टॉपिक है ना, ये वाला, इससे क्वेश्चन आता है। ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, जो सेप्रोफिटिक एग्जाम्पल, मशरूम, एंजाइम इन सेलेब्रा, सलाइवरी एमाइलेज, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को दे रखा है। बस आपको ये पूरे को एकदम, देखिए कितना बढ़िया है, मतलब हम अभी पढ़े हैं लगभग 10 पेज, इतने सारे पढ़े, और उसका इतना बढ़िया शॉर्ट फॉर्म दे रखा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, फिर कहाँ से पूछेगा? मैं भी देखता हूँ किधर से क्वेश्चन आता है, यहीं से आएगा क्वेश्चन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिए। नॉर्मल ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, एक्सेप्शन याद रखिए। एक्सेप्शन दे रखा है। मेन काम क्या है? वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड और आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक्सेप्शन वाला भी लिख रखा है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्वेश्चन इधर से आएगा।
अब ये है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में क्या, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसको एक टॉपिक का एक जगह दे रखा है, डाइजेशन वाले टॉपिक का एक जगह दे रखा, मतलब जो पढ़ रहा था, जो मैं चीख के किसी पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा था, वही हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए पूरा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, जो क्वेश्चन में आते हैं वो डेफिनेशन, हिंदी में भी देखा जाए यही सब दे रखा है। नेक्स्ट, पूरे में यही दे रखा है, किसी भी टॉपिक पे चैम्बर के 4 हर्ट होते हैं, सब कुछ यही है, एरोबिक, एनारोबिक, एल्वेओली, ये सब डेफिनेशन है। अब हम जो है ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन लास्ट में एक सरप्राइज है। मैंने क्या किया है, हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 6 का 1 पेजर नोट्स लाया है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, कितनी मल्टीपल रिवीजन हो रहा है, कंसेप्ट पढ़ा, उसका रिवीजन वहीं हुआ, फिर कंसेप्ट वहीं हुआ, फिर लास्ट में जाके एक समरी, दूसरा समरी, तीसरा समरी, डेफिनेशन, और उसके भी लास्ट में जाके इमेज। मतलब एक पीडीएफ पढ़ने से आपको 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा। अब जो हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ एक एक कंसेप्ट यहाँ इमेज के साथ मेंशन किया गया, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 6 खत्म होता है। अब ये जो वीडियो है अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, तभी सब फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब कहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे में से आया है, तो आप ही बोलोगे कि ये वीडियो खाली अपना दिखावा करने के लिए वीडियो बना रहे। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, कुछ नहीं। चैनल सिविल संकल्प बाय साहू रोहित को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।